मणिपुर पूरा हिंसा के आग में जल रहा है और मणिपुर में आज भी हिंसा देखी जा रही है। जगह जगह में बम और गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। तो इसी को लेकर आज यहाँ पे विपक्षी जो टीम है, टीम इंडिया बनी है, उनके यहाँ पे 20 सांसद यहाँ मणिपुर के चूड़ाचांदपुर पहुंचे हैं और देखिए किस तरह से यहाँ जो परिवार है जिनके घरों को तोड़ दिया गया है, घरों में आगजनी किया गया है और किस तरह से घरों को नस्ताभूत कर दिया गया है, उन परिवारों से मिल रहे हैं और बाकायदा यहाँ पे उनके हालचाल जान रहे हैं। तो कह सकते हैं कि मणिपुर में ये जो टीम है यहाँ पे पहुंची है, क्योंकि समाज के जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो वायरल के बाद जिस तरह से लगातार विपक्षी जो पार्टियों के नेता हैं, सांसद हैं, यहाँ पे हमलावर है, संसद में इसकी आवाज उठा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में ये टीम पहुंची है और सभी परिवारों से मिल रही है और इस पे बड़ा कदम उठाने की बात कर रही है। इस पे राजनीति की बात नहीं है। यहाँ पे माताओं बहनों के किस तरह से खाने पीने की चीज मिल रही है, मेडिसिन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इनकी पूरी तरह से व्यवस्था होना चाहिए और मणिपुर में कैसे शांति बहाल हो, ये यहाँ से 20 सांसदों की टीम जाएगी और संसद में पूरी तरह से उठाएगी। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 मणिपुर। विपक्ष के नेता इस समय मणिपुर के दौरे पर हैं। मणिपुर के हालात का जायजा लेंगे। जो परिस्थितियां हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार को दबाव में डालने की रणनीति पर काम किया जाएगा और ताज़ा हालात के साथ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा पर अपनी सोच को आगे रखेंगे। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के इस दौरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो हालात मणिपुर में विपक्ष को दिखाई दे रहे हैं, एक बार राजस्थान और पश्चिम बंगाल का दौरा भी किया जाए। ऐसे में उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी जब लौट के आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा और कहूंगा कि एक बार उनको पश्चिम बंगाल जाना चाहिए, विपक्ष उन नेताओं के साथ जाना चाहिए जिनके साथ वो मणिपुर गए हैं। और ऐसे में जो हालात और जो परिस्थिति इस समय पश्चिम बंगाल की है, जैसे पंचायत चुनाव में जो हत्याएं हुई, जमकर हिंसा हुई, उस हालात को भी विपक्ष को देखना चाहिए और वहां की स्थिति भी लोगों के सामने लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। लगातार एक के बाद एक वहां पर हत्याओं की वारदात सामने निकल के आती रही है। तो ऐसे में राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बारे में भी उन विपक्ष के नेताओं को ज़रूर सोचना चाहिए जो इस समय मणिपुर जाकर वहाँ के मामले को तुल देने का या फिर कहीं ना कहीं सामने लाने का या फिर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन उमेश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। हालांकि उम्मीद के मुताबिक बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, बिल्कुल हल्का परिवर्तन उन्होंने अपनी राष्ट्रीय टीम में किया है। संजय बंदी जो कि तेलंगाना के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको बीजेपी ने महामंत्री बनाया है। वहीं अग्रवाल जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, राधा मोहन अग्रवाल को भी महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा सुनील बंसल, कैलाश विजयवर्गीय, तरुण चुग, विनोद तावरे, अरुण सिंह, दुष्यंत गौतम को फिर से महासचिव पद वो बने रहेंगे। शिव प्रकाश सह संगठन मंत्री बने रहेंगे। बीएल संतोष संगठन महामंत्री बने रहेंगे। वहीं वसुंधरा राजे, रमन सिंह, रघुवर दास, सरोज पांडे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे। संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग करने वाले नरेश बंसल को भी पार्टी ने आशीर्वाद दिया है और उन्हें सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। एक खास बात यह है कि पार्टी ने इस बार अल्पसंख्यकों का कोटा बढ़ा दिया है। 2 उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक कोटे से बनाए गए हैं, जिसमें तारिक मंसूर शामिल है। अब्दुल्ला कुटी पहले से भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली के प्रगति मैदान के भारतीय मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम की आज कार्यक्रम हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और तमाम शिक्षाविद मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 10:15 बजे दिल्ली के प्रगति मैदान पहुंचे और सबसे पहले वहां पर जो तमाम बच्चों के द्वारा बाल वाटिका थी, नन्हे बच्चों के साथ बाल वाटिका गए और नन्हे बच्चों के साथ संवाद किया। उसके बाद वहां पर 100 अलग अलग स्टॉल जो स्कूलों, विश्वविद्यालयों द्वारा लगाए गए हैं, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक की एक झलक प्रदर्शनी में दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। किस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति ग्राउंड पर दिख रही है, वो एग्जीबिशंस में साफ तौर पर नजर आया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा कि लगातार जिस तरीके से नई शिक्षा नीति है वो पूरे देश को न सिर्फ लीडर देगी बल्कि लेबर्स भी देगी। कैमरामैन साहिल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान बीजेपी अब पूरी तरह चुनावी मोड़ पर आ चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
आज जयपुर आए और उन्होंने यहाँ पार्टी के नेताओं के साथ मैराथन बैठक की। इस बैठक के दौरान किस तरह से चुनाव की स्ट्रेटेजी तैयार होगी, किस तरह से पार्टी को आने वाले दिनों में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है, चुनावी आगाज करना है, तमाम तरह की बातों पर उन्होंने चर्चा की। साथ ही राजस्थान बीजेपी की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान नाम का एक अभियान चल रहा है। इसके तहत जन आक्रोश यात्राएं जगह जगह निकल रही है। 1 अगस्त को जयपुर में सचिवालय के घेराव का भी बीजेपी के नेताओं ने ऐलान किया है। उससे जुड़ी तमाम जानकारियां जेपी नड्डा ले रहे हैं। वैसे भी जेपी नड्डा ने कल ही अपनी नई राष्ट्रीय टीम बनाई थी, जिसमें राजस्थान के नेताओं को भी अहम जगह मिली है। वसुंधरा राजे को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उसमें बनाया गया। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर अब जेपी नड्डा राजस्थान में बीजेपी के तमाम बड़े नेता से बातचीत करेंगे। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने माइक्रो प्लान तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक 8 लाख कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के साथ ही साथ 11 करोड़ मतदाताओं तक सीधे बीजेपी पहुंचना चाहती है। एक तरफ बीजेपी सभी 80 सीटों पर जीत के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रही है, वहीं इस चुनाव से पहले बीजेपी पहली बार उन 8 लाख लोगों के लिए भी ट्रेनिंग सेशन शुरू करने जा रही है जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। आखिर कैसे आम लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होना है। बीजेपी न केवल महानगरों में बल्कि नगर पालिकाओं और पंचायतों में, यहाँ तक कि जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधानों के जरिए गांव से लेकर शहर तक अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। वैसे तो वर्कर्स की ट्रेनिंग समय समय पर होती रहती है, लेकिन बीजेपी मेयर, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान और बीडीसी को भी ट्रेनिंग देने जा रही है। दरअसल बीजेपी की इस ट्रेनिंग के पीछे का मकसद साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ थाने में गरजेंगे उद्धव ठाकरे। आज शाम करेंगे उत्तर भारतीय सम्मेलन को संबोधित। दरअसल शिवसेना में टूट के बाद से ही लगातार उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे आक्रामक हैं। महाराष्ट्र में जगह जगह सभाएं और रैलियां कर रहे हैं, लेकिन उद्धव गुट का सबसे बड़ा इम्तिहान महानगर पालिका चुनाव में होना है, क्योंकि बीएमसी और टीएमसी यानी मुंबई और ठाणे महानगर पालिका में शिवसेना की सालों से सत्ता रही है। यही कारण है कि मुंबई और ठाणे के लिए शिवसेना ने विशेष रणनीति बनाई है। इसके तहत अलग अलग समाज को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले उद्धव गुट ने मुंबई में उत्तर भारतीय सम्मेलन किया था और अब ठाणे में उत्तर भारतीय सम्मेलन किया जा रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। दिल्ली के मालवीय नगर में छात्रा की हत्या के बाद दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच फिर से शब्दों के बाण चलने शुरू हो गए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि जो हालात और जो परिस्थिति दिल्ली के अंदर बनी है, लगातार लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके इस बारे में कहा कि ये हालात बड़े खराब हैं। ऐसे में एक के बाद एक लगातार स्थिति बनती नजर आ रही है। दिल्ली में महिलाओं की हत्या की जा रही है, कोई जवाब देने वाला नहीं है और केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को और उपराज्यपाल को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जाएं। इसके अलावा लगातार आम आदमी पार्टी ने जमकर दिल्ली सरकार की तरफ से कटाक्ष कसा उपराज्यपाल के ऊपर और ये कहा कि जो परिस्थितियाँ पिछले 6 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर बनी है, चाहे वो कंझावला केस हो या फिर अब हाल ही में मालवीय नगर केस हो, इससे साफ होता है कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ लगातार अत्याचार बढ़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में अगर लॉ एंड ऑर्डर सुधरता नहीं है तो ये हालात और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन उमेश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के बुल्डाना में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर 2 बसें आपस में टकरा गई, जिसमें 2 महिलाएं समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। यह हादसा शनिवार रात करीब 2:30 यानी करीब 2:30 बजे के आसपास हुआ है। मलकापुर कस्बे के एक फ्लाईओवर के पास यह हादसा हुआ है। इस हादसे पर अधिकारियों ने बताया कि एक बस अमरनाथ से हिंगोली लौट रही थी, जबकि दूसरी बस नासिक की तरफ जा रही थी। नासिक जा रही बस ने एक ट्रक से आगे निकलने की कोशिश की और इसी क्रम में सामने से आ रही दूसरी बस से टकरा गई। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। इनमें अमरनाथ से लौट रही बस का ड्राइवर भी शामिल है। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ लोगों की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद जिले के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे की वजह से कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात बाधित रहा।
हालांकि हाईवे पुलिस के मुताबिक बस को सड़क से हटाकर यातायात फिर से बहाल कर दिया गया है। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मूड में है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि मुहर्रम में निकलने वाला जो ताजिया जुलूस होता है उसको लेकर अलग से पुलिस ने गाइडलाइन भी जारी किया है। ताजिया जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुहर्रम पर निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर गाइडलाइन अलग से जारी किया गया है। इस बार 13 प्रकार की कंडीशन रखी गई है, इसके बाद ही जुलूस निकाला जा सकता है। सीसीटीवी और ड्रोन से जुलूस पर निगरानी रखी जा रही है। कल गोपालगंज में ताजिया जुलूस निकालने के दौरान बिजली करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद आज पुलिस प्रशासन की बेहद निगरानी में ताजिया जुलूस निकाली जा रही है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। सिद्धू मूसेवाला अपने प्रशंसकों के बीच आज भी उसी तरह कायम है जब जीवित था। सबसे बड़ा फैन सिद्धू का कह लिया जाए नाइजीरियन बर्ना बॉय है, जिसकी जो नई एल्बम बिग 7 आई है, जिसमें उसने सिद्धू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है RIP टू सिद्धू, लीजेंड नेवर डाई। और इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला की दीवार के ऊपर एक बड़ी तस्वीर आ जाती है, जिससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस नाइजीरियन रैपर बर्ना बॉय कितना बड़ा सिद्धू मूसेवाला का प्रशंसक है। इससे पहले जब वो स्टेज के ऊपर शो करता था तो सिद्धू मूसेवाला का नाम लेकर भावुक हो जाता था, रो पड़ता था। और इससे पहले उसने सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह जब इंग्लैंड गए थे तो वहाँ पर मुलाकात भी की थी। तो कुछ समय पहले ही सिद्धू मूसेवाला के गांव मूसेवाला में आकर सिद्धू की चाहे वो जीप थी या फिर उसकी हवेली थी, उसको भी देखा था। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने आज एक नई प्रथा की नींव रखते हुए श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके पहुंचकर शिया मुस्लिमों द्वारा निकाले जाने वाले आशूरा के 10 मुहर्रम के जुलूस में न केवल शिरकत की बल्कि वहां लोगों के साथ संवाद भी किया और लोगों में पानी और जूस बांटे मनोज सिन्हा दिखाई दिए। इससे पहले ही 2 दिन पहले 8 मुहर्रम को यहाँ प्रशासन द्वारा जुलूस जो शिया कम्युनिटी द्वारा निकाला जाता है उसको 34 सालों के बाद अनुमति दी गई कि वो अपने ट्रेडिशनल जो पारंपरिक रास्ता लाल चौक का है वहाँ से जुलूस निकाले। और 2 दिन बाद मनोज सिन्हा ने खुद इस जुलूस में यहाँ पर डाउनटाउन श्रीनगर में शिरकत की। शिया कम्युनिटी के लोग थे वो मनोज सिन्हा के इस गेस्चर से काफी प्रभावित, काफी खुश नजर आए। और जुलूस हालांकि सुबह सवेरे से ही चल रहा था लेकिन मनोज सिन्हा भी इसी दौरान वहां पर पहुंचे और वहां शिया मुस्लिमों को इस जुलूस में ज्वाइन किया। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। अमित शाह तीसरा मौका है 19 दिन में जब भोपाल पहुंचेंगे, कल भोपाल पहुंचेंगे और पहली बार मीडिया से रूबरू होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी को लेकर अब तक ये बातें सामने आ चुकी हैं कि बीजेपी का इस बार मुद्दा आदिवासी और दलित है। यही वजह है कि ब्राह्मण जो है उनकी नाराजगी भी देखने को मिल रही है और इसीलिए अमित शाह का जाना पाव पहुंचकर परशुराम की जो जन्मस्थली यहाँ पर पहुंचकर ये संदेश देने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। दूसरा, अमित शाह इस बार टॉप लीडरशिप जो है बीजेपी की मध्य प्रदेश में, उसके अलावा जो जमीनी नेता हैं, बूथ स्तर के नेताओं तक भी अमित शाह की पूरी पकड़ यहाँ पर देखी जाएगी। क्योंकि इंदौर में पहुंचकर अमित शाह यहाँ पर जो इंदौर संभाग के तमाम बड़े नेता, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और जिला अध्यक्षों से भी बातचीत करेंगे। इतना ही नहीं, चुनिंदा नेताओं के साथ साथ बूथ सम्मेलन में भी पहुंचेंगे अमित शाह। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने यहाँ पर पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इससे पहले जो 2 बैठकें हो चुकी उनमें अमित शाह ने पूरा जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया है चुनाव का और अब उसी रोड मैप के हिसाब से मध्य प्रदेश में बीजेपी आगामी रणनीति तैयार करेगी। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।
जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर में नशा तस्करों के खिलाफ नकेल कसी जा रही है। उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में सांबा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सांबा पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोस्ट वांटेड महिला नशा तस्कर तुन्ना को गिरफ्तार किया है। न केवल तुन्ना बल्कि अन्य मोस्ट वांटेड महिला नशा तस्कर जिसमें भाभी, नूरी, बच्ची शामिल है, इन महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। बीते 6 महीने में सांबा पुलिस ने 13 मोस्ट वांटेड महिला नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और कुल 64 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर महाअभियान चल रहा है। वो अभियान है जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करना। सांबा पुलिस के एसएसपी बेनाम तोश ने न्यूज़ 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बताया है कि सांबा पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है क्योंकि सांबा पुलिस ने सांबा जिले में तमाम नशे के हॉटस्पॉट को ध्वस्त कर दिया है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 सांबा। सीमा हैदर और सचिन मीणा 2 दिनों से लापता हैं या कहें कि गायब हो गए हैं या फिर परिवार के मुताबिक एटीएस इन्हें 2 दिन पहले अचानक आनन फानन में पूछताछ करने के लिए लेकर गई और अब तक उन्हें लेकर नहीं आई है। घर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है मीडिया पर्सन के लिए कि प्लीज़ रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी। मीना फैमिली की तरफ से लिखा गया है। मीना फैमिली का कोई भी सदस्य अब बात नहीं कर रहा है, लेकिन सचिन के पिता से जो हमारी बातचीत हुई उनका कहना था कि एटीएस पूछताछ करने के लिए लेकर गई है और अब तक उन्हें लेकर नहीं आया गया है। दावा एक ये भी किया जा रहा है कि सचिन मीणा और सीमा हैदर को दूसरे किसी अन्य जगहों पर शिफ्ट किया गया है क्योंकि एटीएस की पूछताछ लगातार जारी है और आईबी जल्द ही सीमा हैदर से पूछताछ करेगी मनोवैज्ञानिक के साथ, जिससे कि कई बातों की स्पष्टता हो सके। कैमरामैन अमित राय के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 रबुपुरा। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते तमाम नदियां नाले उफान पर हैं। कई नदियां अडल्ट लेवल को पार कर चुकी हैं और खतरे के निशान को पार करने वाली हैं। हम इस समय मौजूद हैं अखनूर के गांव गरखाल के फत्तू कोटी इलाके में और यहाँ पर आप सामने तस्वीरों में देखिए, ये है दरिया चिनाब और इसका पानी आप देखिए बेहद ज़्यादा तेज़ पानी बह रहा है और पानी को आप देखिए लगातार इसका जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। दरिया चिनाब जो है इसका रौद्र रूप आप देखिए, कई घरों को अपने साथ बहा ले गया है और यहाँ पर लोगों का बेहद ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। ये आप देखिए अभी भी आपको कुछ मवेशी दिखेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो घर थे वो ढह चुके हैं, वो पानी में बह चुके हैं और लोगों को यहाँ से सुरक्षित जगहों पर जो प्रशासन की ओर से रिलीफ कैंप बनाए गए थे वहाँ पर रखा गया है। लेकिन अभी भी आप सामने कुछ लोगों को देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इनके लिए इनके ये जो आशियाने हैं ये सब कुछ होते हैं और इन्होंने एक एक पैसा जमा करके अपने आशियाने को बनाया था, लेकिन आप देखिए ज़्यादातर आशियाने छिन चुके हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 गरखाल। राजस्थान के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है और कल रात से ही बारिश का यह दौर लगातार कई जिलों में देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में भी कल रात को ही बारिश का जो दौर शुरू हुआ था शनिवार दोपहर तक वह चलता रहा और इस लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह पानी का जल भराव देखने को मिला और खास तौर पर निचले इलाकों की हालत काफी बुरी नजर आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर पानी निकालने के प्रशासन के जितने भी दावे किए जा रहे थे पूरी तरह विफल रहे। हालांकि प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया था और कई जगह कच्चे मकान या पुराने मकान के ढहने की खबर भी सामने आई है। मौसम विभाग की ओर से साफ कर दिया गया कि जो कल रात से बारिश का दौर लगातार बना हुआ था उसमें अब कमी आएगी और अगले 2-3 दिन तक लोगों को फिर से गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। तो फिलहाल राजस्थान में इस बार मानसून काफी मेहरबान नजर आ रहा है। कई लोगों के लिए भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति परेशानी का बड़ा सबब भी बना हुआ है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। देश के अधिकतर हिस्सों में लगातार हो रही है बारिश, या कहें कि जो मानसूनी बारिश आफत लेकर आई है। कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है जहां लैंडस्लाइड जैसी तस्वीरें खासकर उत्तराखंड में देखने को मिली है।
कई NH हाईवे जिस तरीके से कहा जा रहा है वो रास्ते पूरी तरीके से टूट चुके हैं, लोगों को परेशानी का सामने उठाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो दिल्ली NCR की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें, वहाँ पे भी खासा असर देखने के लिए मिल रहा है। मौसम विभाग ने भी साफ किया है कि जो मैदानी इलाके जैसे उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ भारी बारिश की संभावना देखी जा सकती है। दिल्ली में भी, राजधानी दिल्ली में भी लगातार 2 दिनों से बारिश चल रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि बारिश उस स्तर पर दिल्ली में नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से पहले तस्वीर देखी तो यमुना का जलस्तर अपने एक तेज उफान पर था, निचले इलाके डूब चुके थे। फिलहाल ऐसी तस्वीर दिल्ली के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये जरूर है कि देश के अन्य हिस्सों में जो बारिश हो रही है उससे खासा असर देखने को मिला है। खासकर पहाड़ी इलाकों में जो तस्वीरें देखने को मिली वहाँ फिलहाल राहत होती दिखनी नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने यह कहा है कि आने वाले कुछ दिन ऐसे रह सकते हैं और जिस तरीके की तस्वीर है फिलहाल बारिश की संभावना लगातार जारी है। कैमरा नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। करोड़ों मुंबई वासियों को पीने का पानी सप्लाई करने वाली 7 झीलों में से 4 झीलें लबालब भर चुकी है। इनमें तानसा, मोड़क सागर, तुलसी और बिहार का नाम शामिल है। बाकी बची 3 झीलों में भी अच्छी बारिश हो रही है, जिसके चलते BMC प्रशासन अगले 2 दिनों में 10% की जो पानी कटौती लागू की गई थी उसे रद्द करने जा रही है। और बारिश का 1 से 1.5 महीना बाकी है, इसलिए BMC प्रशासन को पता है कि अब पानी कटौती की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है अगले 2 दिनों में 10% की पानी कटौती कम होगी। अगस्त के अंत में BMC प्रशासन एक बार फिर 7 झीलों में जो पानी है उसका जायजा लेती है और 1 साल तक ये पानी कैसे मुंबई की जनता को पहुंचे उसका पूरा नियोजन BMC करती है। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। मध्य प्रदेश को एक बार फिर टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है और उससे पहले भी मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट ही रहा है। जो गणना हुई है बाघों की गणना, उसमें मध्य प्रदेश देश भर में सबसे ज्यादा टाइगर उसमें मिले हैं। उस गणना के हिसाब से मध्य प्रदेश एक बार फिर टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को मिला है। जो इससे पहले जो गणना हुई थी 2018 में, उसमें मध्य प्रदेश में 526 टाइगर थे और जिनमें इजाफा हुआ है बीते 4 सालों में, और इजाफा की जो संख्या है वो 259 है। यानी मध्य प्रदेश में अब जो टाइगर हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़कर अब 785 हो चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके खुशी जाहिर की है और कहा है कि बीते 4 साल में जो टाइगर्स जो है उनकी संख्या में जो इजाफा हुआ है वो अच्छी बात है और अच्छी पहल भी इसे माना जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश किस तरह से लगातार टाइगर्स की संख्या में न सिर्फ इजाफा कर रहा है बल्कि मध्य प्रदेश को लगातार टाइगर स्टेट का दर्जा भी मिलता जा रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।